आज की बड़ी खबर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश। उड़ी में 18 सितंबर को हुए आतंकी हमले के बाद भारत को बड़ी कूटनीतिक कामयाबी मिलती दिख रही है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में होने वाला सार्क सम्मेलन स्थगित कर दिया जाएगा। विदेश मंत्रालय के मुताबिक नियमों के मुताबिक सार्क सम्मेलन को स्थगित किए जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। सार्क के नियम के मुताबिक अगर कोई सदस्य देश सम्मेलन में भाग नहीं लेने का फैसला करता है तो इसे स्थगित करना पड़ता है। भारत, भूटान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान ने पहले ही नेपाल को बता दिया है कि ये चारों देश सार्क सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे। पहले सिंधु जल संधि, फिर संयुक्त राष्ट्र में करारा जवाब और अब सार्क। हालांकि मामला मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीनने तक भी पहुंच सकता है। पाकिस्तान घर और बाहर दोनों जगहों पर घिरता दिख रहा है। सार्क सम्मेलन को तो रद्द होना ही था, लेकिन उरी आर्मी कैंप पर अटैक के बाद भारत की पाकिस्तान को अलग थलग करने की रणनीति कारगर होती नजर आ रही है। सार्क सम्मेलन में भारत के नहीं जाने का ऐलान करते ही 3 पड़ोसी देश उसके साथ खड़े हो गए। यानी भारत का पड़ोस भी पाकिस्तान के आतंकवाद से परेशान है। जाहिर है इस्लामाबाद में सार्क सम्मेलन अब नहीं होने से पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फजीहत हो गई है। देश जो आतंकवाद के खिलाफ हैं, इंसानियत और अमन के पक्ष में है, वो एकजुट हैं। और वो ताकतें जो आतंकवाद के आका बनी हुई हैं, आतंकवाद का संरक्षण केंद्र बने हुए हैं, आतंकवाद की फैक्ट्री बनी हुई है, उनको अलग थलग करने का पूरी दुनिया ने संकल्प लिया हुआ है और वो अलग थलग हो गए हैं। I think the Prime Minister is right in not going to Islamabad for the SAARC summit in November, simply because the conditions are obviously not the right conditions for anything like business as usual with Pakistan. भारत को अपने सारे डिप्लोमेटिक चैनल्स को यूज करके अब पाकिस्तान को टोटली आइसोलेट करने का प्रयास करना चाहिए। मैं सरकार के इस रवैये की तारीफ करता हूं कि जितने भी डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं उससे पाकिस्तान की तेज घेराबंदी करनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जहां भारत यूएन और सार्क के प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान को घेरने की कोशिश कर रहा है, वहीं सिंधु संधि के जरिए भी पाकिस्तान को सबक सिखाया जा रहा है। सिंधु जल संधि भारत तोड़ेगा या नहीं, लेकिन इसके पानी का भरपूर इस्तेमाल करेगा। यानी पाकिस्तान में पानी की कमी जरूर होगी। दूसरी ओर भारत पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन यानी MFN का दर्जा भी छीन सकता है। दरअसल जम्मू कश्मीर में अशांति के बाद उरी आर्मी कैंप पर हमले ने यह तय कर दिया कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ रिश्ते एक बार फिर युद्ध की ओर जाते दिखेंगे। और अब साफ हो चुका है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला। लिहाजा भारत को उसे बलूचिस्तान से लेकर UN तक में घेरना ही होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान का अलग थलग पड़ना भारत के लिए बेहद जरूरी है। सार्क के बहिष्कार को बीजेपी ने सही दिशा में उठाया गया कदम बताया है। बीजेपी ने कहा है कि सरकार ने पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए यह कदम उठाया है, तो कांग्रेस ने सरकार के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। भारत जो है वो आतंकवाद के खिलाफ जो विश्वव्यापी जंग है उसमें बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। और जो आतंकवाद और आतंकवादियों के आका हैं वो हताश और निराश हैं। भारत इस तरह की कूटनीति या इस तरह की रणनीति पे विचार करे कि सार्क समिट दक्षिण एशिया में कहीं पर और पाकिस्तान के बगैर हो। भारत को अपने सारे डिप्लोमेटिक चैनल्स को यूज करके अब पाकिस्तान को टोटली आइसोलेट करने का प्रयास करना चाहिए। If India pulls out of the SAARC summit, that summit cannot be held. And to have other countries siding with India on this issue means that Pakistan is definitely isolated, even within our own region. पाकिस्तान अगर लगातार हमारे ऊपर ये आतंकवादी हमले करता है तो सार्क का मतलब क्या है? सार्क को जो है नेपाल को बता दिया गया है कि भाई ये नहीं होगा। सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन साउथ एशिया के 8 देशों का इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी शुरुआत 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। फिलहाल भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान सार्क के सदस्य हैं।
तो पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए भारत ने एक और मुहिम शुरू की है। गोवा में अक्टूबर में ब्रिक्स सम्मेलन होना है। भारत ने इस सम्मेलन के दौरान बिम्स्टेक देशों को भी आमंत्रित किया है, लेकिन पाकिस्तान को इस दौरान नहीं बुलाया जाएगा। गोवा में होने वाली इस बैठक का मुख्य मुद्दा अर्थव्यवस्था और आतंकवाद होगा। बिम्स्टेक देशों में अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका शामिल हैं। 15-16 अक्टूबर को गोवा में होना है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। ब्रिक्स देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका शामिल हैं। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने पीएम मोदी की पाकिस्तान नीति का समर्थन किया है। महबूबा ने कहा कि प्रोटोकॉल भूलकर पीएम मोदी लाहौर अच्छे संबंधों की उम्मीद से गए थे। दिल से स्वागत करता हूं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पाकिस्तान ने पठानकोट की जांच का नाटक किया, कार्रवाई नहीं। महबूबा ने यह भी कहा कि बंदूक समस्याओं का समाधान नहीं होता तो ओसामा का ये हश्र न होता। यहाँ का जो नौजवान जिसको आज लगता है कि बंदूक उठाने से कुछ मेरा होगा, उसको मैं ओसामा बिन लादेन की मिसाल देना चाहती हूँ। 8 जुलाई को सुरक्षा बलों ने हिजबुल कमांडर आतंकी बुरहान वानी को एनकाउंटर में मार गिराया था। बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद 82 दिनों से पूरी कश्मीर घाटी में तनाव का माहौल है। कश्मीर हिंसा में अब तक करीब 80 लोगों की जान जा चुकी है। मोदी सरकार देश भर के अल्पसंख्यकों के लिए प्रोग्रेस पंचायत का आयोजन करने जा रही है। इसमें मुस्लिम और देश के दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय हिस्सा लेंगे। पहली पंचायत हरियाणा के मेवात में होगी। मोदी सरकार कल से प्रोग्रेस पंचायत का आयोजन करेगी। इसमें मुस्लिम और देश के दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय हिस्सा लेंगे। पहली पंचायत हरियाणा के मेवात में होगी। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी इन पंचायतों में हिस्सा लेंगे। देखिए, मोदी जी की सरकार आने के बाद जो वोट का सौदा है वो विकास के मसौदे में बदल गया है। अब वोट का सौदा नहीं चलेगा, अब विकास का मसौदा चलेगा। जब उनसे ये सवाल पूछा जाता था कि इसमें माइनॉरिटीज़ जो हैं उनको आपसे शिकायत है, वो कहते हैं कोई मतलब ही नहीं, हम तो सबकी प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम अलग से किसी वर्ग के लिए बात ही नहीं करते। और आज वो अलग से किसी वर्ग के लिए बात कर रहे हैं, तो मैं इसको उत्तर प्रदेश के चुनाव से जोड़ता हूँ। देश भर में इस तरह की पंचायतों का आयोजन किया जाएगा। रविवार को पीएम मोदी ने बीजेपी राष्ट्रीय परिषद की बैठक में मुसलमानों को वोट की मंडी नहीं समझने की अपील की थी। पीएम मोदी ने कहा था कि न मुसलमानों को पुरस्कृत करें न तिरस्कृत करें, बल्कि उनका परिष्कार करें। लोढ़ा कमेटी की रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई पर बेहद तल्ख टिप्पणी की है। देखिए रिपोर्ट। लोढ़ा कमेटी की रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई पर बेहद तल्ख टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि बोर्ड अगर खुद को कानून से ऊपर समझता है तो ये गलत है, और अगर वो नहीं सुधरेंगे तो हम सुधार देंगे। लोढ़ा कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि प्रशासन में सुधार के लिए बीसीसीआई उनकी सिफारिशें लागू नहीं कर रही है। लोढ़ा कमेटी ने बीसीसीआई के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर समेत कई बड़े अधिकारियों को भी हटाए जाने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की है, जिसके बाद कोर्ट ने ये टिप्पणी की। मामले की अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी। मैंने सुप्रीम कोर्ट के अरविंद मोहन जी को मेंशन कराया, मुख्य न्यायाधीश महोदय के कोर्ट में, कि रिव्यू पिटीशन पे जल्दी कोई फैसला कराया जाए, क्योंकि इस रिव्यू पिटीशन के आड़ में बीसीसीआई लोढ़ा पैनल के रिफॉर्म्स को लागू करने में आनाकानी कर रहा है। दिल्ली के सिविल लाइंस में आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं के विरोध को देखकर लोग चौंक गए। बीजेपी कार्यकर्ता दिल्ली सरकार का श्राद्ध कर रहे थे। किराड़ी बाजार से आए बीजेपी के सैकड़ों लोगों ने दिल्ली सरकार का पिंडदान भी किया। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। दिल्ली सरकार के खिलाफ बीजेपी का ये श्राद्ध प्रदर्शन है। बीजेपी आज दिल्ली की केजरीवाल सरकार का श्राद्ध दिवस मना रही है। दिल्ली सरकार बलात्कारियों का सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तस्वीरें आज सुबह करीब 11:30 बजे की हैं। जगह है सिविल लाइंस में मुख्यमंत्री केजरीवाल का आवास। दिल्ली की किराड़ी विधानसभा के बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को पूरा ना करने पर ये विरोध जुलूस निकाला है।
बीजेपी का कहना है कि किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में कुव्यवस्था चरम पर है। डेंगू, चिकनगुनिया महामारी का रूप ले चुकी है, लेकिन केजरीवाल सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। हमारे को ये अफसोस है कि अरविंद भाई की तो उम्र ज्यादा हो, लेकिन उनकी सरकार आज मृत्यु प्राय है। इसलिए हम गया की तरफ पिंडदान कर रहे हैं कि सरकार के सारे मंत्री धराशायी हो गए, 50% से ज्यादा। सरकार कहीं बची नहीं है, इसलिए हम श्राद्धों में श्राद्ध दिवस मना रहे हैं सरकार का। बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली सरकार के 3 मंत्रियों की कुर्सी छिन चुकी है। चौथे मंत्री हवाला के लेन देन में फंसते दिख रहे हैं। हकीकत यही है कि दिल्ली में सरकार खत्म हो चुकी है। सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं बची है, इसलिए इसका श्राद्ध करना जरूरी है। अर्धनग्न अवस्था में जो है यहाँ पर पिंडदान किया जा रहा है दिल्ली सरकार का। यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे कि पूरा जिस तरह से श्राद्ध दिवस जो मनाया जाता है वही किया जा रहा है। लोग यहाँ पर बाल कटवा रहे हैं। रोष जो है दिल्ली सरकार की तरफ वो दिख रहा है यहाँ पे। सीएम आवास के बाहर सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुंडन करवाकर दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी का आरोप है कि सरकार बनने के पहले दिन से ही दिल्ली के मुख्यमंत्री सिर्फ आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। दिल्ली के विकास और दिल्ली के लोगों की समस्याओं को सुलझाने से इनका कोई वास्ता नहीं रह गया है। पूरी तरह से व्यवस्था चरमराई हुई है। जब से यह सरकार आई है, इस दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस सरकार का आज हम श्राद्ध करके इसको समाप्त करें। बीजेपी के लोगों ने सीएम आवास के बाहर ही मुंडन करवाकर विरोध दर्ज कराया। बीजेपी का कहना है कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने बेड़ा गर्क कर दिया है, इसीलिए इसका पिंडदान कर समापन करना जरूरी हो गया है। यशस्विका मेहलोत्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। और जी बिजनेस एक बार फिर सरकार के दिग्गज मंत्रियों से उनके कामकाज का हिसाब लेने जा रहा है। कल यानी गुरुवार को मोदी सरकार के दिग्गज मंत्री जी बिजनेस के महामंच पर जुटेंगे और बात करेंगे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर। बड़ा मंच, दिग्गज मंत्री, लोग लगातार काम में लगे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। बड़ी बहस और ऐसी एक जनता दरबार जैसे ही तय किया था, बैठे थे और एक बार सुभाष जी भी आए थे और बैठ के हमने एक एक प्रॉब्लम को पब्लिकली सॉल्व किया। इंडिया की ग्रोथ की सच्ची दास्तान, जी बिजनेस का मिनिस्ट्रियल कॉन्क्लेव। ये वो मंच है जहां सरकार के दिग्गज मंत्री देते हैं अपने काम का हिसाब। तो मुझे मेरी जरूरत नहीं रही है क्योंकि एक भी प्रोजेक्ट पेंडिंग नहीं रखना है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो या मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत हो या जन धन योजना, स्किल इंडिया से लेकर स्टार्टअप और स्टैंड अप इंडिया, सरकार की तमाम योजनाओं पर होती है गर्मागर्म बहस। इस बार भी सरकार के दिग्गज मंत्री जी बिजनेस के इस महामंच पर अपने काम काज का हिसाब देंगे और इस बार बात होगी देश की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की। हर बार की तरह इस बार भी मोदी सरकार के दिग्गज मंत्री शामिल होंगे, जिनमें शामिल हैं ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी, रेल मंत्री सुरेश प्रभु, पावर और कोयला मंत्री पीयूष गोयल, स्टील मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह और पर्यटन मंत्री महेश शर्मा। तो आप भी हो जाइए तैयार। कल यानी गुरुवार शाम 6 बजे से लगातार जी बिजनेस पर देखिए मिनिस्ट्रियल कॉन्क्लेव बिल्डिंग इंडिया।